Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। स्कूल के गार्ड से बचकर भागने के बाद आखिर दोनों चैन की सांस लेते हैं। दोनों वापस अपेंडेंट स्विमिंग पूल के पास बैठ जाते हैं। रात का सुकून, पूल का पानी दोनों को कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश कर देता है। सबसे पहले जोआन ही बात शुरू करती है। वो शीशियाओ की तरफ देखकर कहती है, सच कहूँ मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल अलग सोचती थी। उसके हिसाब से शीशियाओ एक टिपिकल रिच बॉय था जो बस धूप में आराम करता होगा, पढ़ाई से दूर भागता होगा और फ्यूचर में फैमिली बिजनेस संभाल कर आसपास 10 सेक्रेटरी लेकर घूमेगा। ये सुनकर शीशियाओ हंस पड़ता है। वो मजाक में कहता है कि सच बोलूं तो मेरा यही प्लान था। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन फिर जोआन एक बात कहती है जो शीशियाओ को सरप्राइज कर देती है। वो कहती है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो कि शायद कभी किसी का दिल भी नहीं दुखा सकते। ये सुनकर शीशियाओ कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। जोआन उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट एरिया के बारे में कैसे पता चला था? तो वो कहता है कि ये ट्री जो तुमने अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया था, मैंने इसे पहले भी देखा था, बल्कि शीशियाओ तो इस ट्री को काफी पसंद भी करता था, इसीलिए उसे ये ट्री ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई और इसी ट्री के साथ साथ उसे जोआन का सीक्रेट स्पॉट भी मिल गया। जोआन हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि शीशियाओ ने इतनी छोटी सी बात नोटिस की। वो मुस्कुरा कर बताती है कि सब लोग इस ट्री को बदसूरत समझते हैं, इसीलिए इसे स्कूल के सुनसान कोने में छोड़ दिया गया। तब शीशियाओ बड़े आराम से कहता है, लेकिन अब हम दोनों को ये पसंद है, इसका मतलब ये ट्री अब अकेला नहीं रहा। ये एक सिंपल सी लाइन थी, लेकिन जोआन के दिल को सीधा छू जाती है। शायद पहली बार किसी ने उस ट्री को नहीं बल्कि उसके इमोशंस को समझा था। उस रात जब जोआन बस में घर वापस जा रही होती है तो शीशियाओ अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस बस के साथ साथ चलता रहता है। दोनों काफी खुश दिख रहे होते हैं। शीशियाओ जोआन की फिंगर के इशारों से आगे पीछे होता रहता है। वो बिना कुछ कहे सिर्फ इतना इंश्योर करता है कि जोआन सेफली घर पहुंच जाए। अब नेक्स्ट डे इधर शीशियाओ मोटरसाइकिल वर्कशॉप में भी इंग्लिश वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करता रहता है। वो फ्रेंडशिप और एडवर्सिटी जैसे वर्ड्स रिपीट कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त वीडियो गेम खेलने के लिए जिद करता है, लेकिन इस बार शीशियाओ मना कर देता है। वो काफी फोकस लग रहा था। वो कहता है, मुझे अब्रॉड जाने की प्रिपरेशन करनी है और साथ ही एक वार्निंग भी देता है कि उसके फैमिली या स्कूल में किसी को भी उसके फॉरेन जाने वाले प्लान का पता नहीं चलना चाहिए। वो फिलहाल सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता था। अब उसे बाहर जोआन दिखती है। वो यू की फिश के शॉप के पास खड़ी हो जाती है। आज फिर से उसे बैग में बंद फिश देखकर उन पर तरस आ गया था। अब शीशियाओ अपनी लर्निंग छोड़कर सीधा उसके पास चला जाता है। उसे देखकर जोआन आहिस्ता से कहती है, काश मैं इन सबको खरीद कर आजाद कर सकती, लेकिन पैसे नहीं हैं। ये बात सुनते ही शीशियाओ बिना एक सेकंड सोचे यू को आवाज लगाता है और सीधा सारी गोल्ड फिश के साथ एक बड़ा फिश टैंक भी खरीद लेता है। वो जोआन को टीज करके कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अमीर हूँ, मैं सब खरीद सकता हूँ। जोआन ये देखकर काफी खुश लग रही होती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारे फिशेस रखेंगे कहाँ। थोड़ी देर सोचने के बाद शीशियाओ के दिमाग में बहुत ही क्रेजी आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि सब फिशेस पूल के अबेंडेंट स्विमिंग पूल में छोड़ दी जाएं। दोनों रात के अंधेरे में पूल के पास पहुंचते हैं और फिश रिलीज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी शीशियाओ से एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। गलती से वो एग्रेसिव बीटा फिश भी पूल में डाल देता है। जोआन फौरन समझ जाती है कि अगर उन्हें अलग ना किया गया तो वो एक दूसरे से लड़कर मर जाएंगी। बिना कुछ सोचे वो सीधा पूल में जंप कर देती है और उसके पीछे शीशियाओ भी। और फिर एक बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों फिश के साथ खेल रहे होते हैं। सीन कट होता है और अब उन्होंने सारी बीटा फिशेस बाहर निकाल कर बीकर में डाल दी थी। शीशियाओ के पूछने पर जोआन जवाब देती है कि बीटा फिश एग्रेसिव होती हैं और फाइट करती हैं, जिससे वो सब मर सकती थी, इसीलिए उसने सबको अलग किया। ये सब उसने टीवी पर देखा था अपने चाइल्डहुड में, लेकिन शीशियाओ बताता है कि बचपन में उसने कभी टीवी नहीं देखा। ये शायद किसी ने देखने नहीं दिया क्योंकि उसके घर वालों को टीवी की आवाज पसंद नहीं थी। हर छोटी खुशी भी उसके लिए मना थी। काफी देर पानी में रहने की वजह से जोआन को ठंड लगने लगती है।
इसलिए शी शाओ स्कूल के क्लब रूम से टी शर्ट्स ढूंढ कर लाता है ताकि दोनों कपड़े चेंज कर सकें। कपड़े चेंज करते वक्त जोआन उससे पूछती है कि तुम अब्रॉड छुप के क्यों जाना चाहते हो। शी शाओ हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए रुकना चाहूँ। फिर वो उल्टा जोआन से पूछता है, और तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। जोआन एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मेरे पास चूज करने का ऑप्शन नहीं है। ये सब लग्जरीज उसे अवेलेबल नहीं थी। शी शाओ उसके ब्रिलियंट मार्क्स को देखते हुए कहता है, अपने फ्यूचर का ध्यान रखना, मेरे जैसा मत बन जाना जो बस आज का दिन जीता है और जिसे कल के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये बात सुनकर जोआन धीरे से कहती है, हम दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिर्फ 18 साल के हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे हमारी जिंदगी के डिसीजंस हम खुद ले ही नहीं सकते और अपने फ्यूचर को लेकर काफी क्लूलेस भी हैं। ये लाइन दोनों की रियलिटी को परफेक्टली बयान करती है। जाने से पहले जोआन उसे एक और बात पूछती है, क्या तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग और क्लब फेस्टिवल में आओगे। वहाँ सब मिलकर बलून्स पर विशेस लिखकर उन्हें हवा में रिलीज करेंगे। और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। काफी लाइवली दिन होता है। शी शाओ फौरन मना कर देता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसके हिसाब से बलून्स उड़ाने से क्या होगा, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। लेकिन जब जोआन थोड़ा सा हेजिटेट करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बलून्स रिलीज करना चाहती हूँ, ये सुनकर शी शाओ बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उसकी तरफ देखकर पूछता है कि मुझे भी काफी टाइम से एक बात पूछनी थी, तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा क्यों है। जोआन ऑकवर्डली साइलेंट खड़ी ही होती है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड फिर से आ जाता है और उन्हें देख लेता है और फिर सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हो चुका था। इस बार उनके मिडनाइट एडवेंचर का रिजल्ट अगले ही दिन सामने आ जाता है। सुबह स्कूल के स्पीकर्स पर पब्लिक अनाउंसमेंट होती है कि कल रात जोआन और शी शाओ स्कूल में छुपकर वहाँ के इक्विपमेंट यूज कर रहे थे और स्विमिंग पूल में भी फिश रिलीज की थी दोनों ने। ये काफी एम्बेरसिंग लगता है। पूरे स्कूल के सामने उन दोनों की हरकत के लिए वार्निंग दी जाती है। सबको लगता है कि जोआन भी बुरी तरह फंसेगी, लेकिन तब शी शाओ खुद माइक्रोफोन ले लेता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लेता है। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही जोआन को केमिस्ट्री लैब एक्सपेरिमेंट का बहाना बनाकर साथ बुलाया था। ये सुनकर पूरा स्कूल हैरान रह जाता है, खासतौर पर जोआन का दोस्त जियांग, जो स्टार्ट से ही काफी ज्यादा जोआन में इंटरेस्टेड लगता है। सब लोग हैरान इस वजह से थे क्योंकि स्कूल का सबसे केयरलेस और शरारती लड़का शी शाओ आज पहली बार किसी और को बचाने के लिए खुद ब्लेम ले रहा था। बाद में जोआन उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन शी शाओ मुस्कुरा कर कहता है, मेरे रिकॉर्ड में तो वैसे ही काफी कंप्लेंट्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी कंट्री छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकती। ये बात जोआन के दिल को छू जाती है। वो उसे क्लास के बाद ट्रीट देने को कहती है और शी शाओ तो जैसे तैयार बैठा था फौरन मान जाता है। बल्कि क्लास के फौरन बाद वो जोआन की क्लास के बाहर आ जाता है। मजाक में पोर्टेबल फैन से उस पर हवा करने लगता है और अब तो वो उसका बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। जियांग जोआन से पूछता है, क्या छुट्टी में हम लोग साथ चलें? लेकिन जोआन जो बहुत जल्दी में थी वो उसे कहती है कि मैं लेट हो जाऊंगी, इसलिए तुम अकेले चले जाना। अब दूसरी तरफ जोआन उसकी हेल्प का शुक्रिया अदा करने के लिए शी शाओ को बड़े मुश्किल रास्तों से अंकल कांग की छोटी सी नूडल शॉप में खाना खिलाने ले जाती है। शी शाओ के मुताबिक उसने जोआन को ऑफर दी थी कि उसकी बाइक की बैक सीट पर वो बैठ सकती है, जिससे रास्ता काफी छोटा पड़ता, लेकिन जोआन को किसी की बैक सीट पर बैठना पसंद नहीं। जैसे ही जोआन और शी शाओ अंकल कांग की नूडल शॉप में पहुंचते हैं, अंकल कांग की नजरें सीधा शी शाओ की मोटरसाइकिल पर पड़ती हैं। वो खुद भी जवानी में बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन रह चुके होते हैं। बाइक देखते ही वो एक्साइटेड होकर उससे बात करना शुरू कर देते हैं और अपनी पुरानी शिंगफू 250 मोटरसाइकिल की यादें शेयर करने लगते हैं। इधर जोआन दोनों के लिए फेमस 3 डेलिकेशीज नूडल्स ऑर्डर करती है। ये वही स्पेशल नूडल्स हैं जो नॉर्मली उसकी ग्रैंड मदर खुद बनाती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो शॉप पर नहीं आई होती और इसी वजह से तो वो दोनों आराम से बैठकर खाना एंजॉय करते हैं। लेकिन उन दोनों की ये डिनर डेट किसी और की नजरों से बच नहीं पाती। दूर खड़ा जियांग यान सब कुछ देख रहा होता है। अब उसके दिल में शी शाओ को लेकर जलन पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि जोआन आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती जा रही है। इसी जेलसी में वो सीधा जोआन की ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाता है और उसे जोआन की रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ बता देता है। जब जोआन रात को घर लौटती है तो उसकी ग्रैंड मदर पहली बार इतना गुस्सा करती दिखती हैं। वो उसे डांटते हुए कहती हैं, तुम क्लासेस स्किप कर रही हो, स्कूल में सबके सामने पनिशमेंट मिली
और पढ़ाई छोड़कर एक लड़के के साथ घूम रही हो। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि जोआन हुआचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अच्छे से पढ़ लिख जाए। लेकिन जोआन कहती है कि मैं किसी दूर शहर नहीं जाना चाहती, मैं दोबारा अकेली नहीं रहना चाहती और हुआचिंग यूनिवर्सिटी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं। ये सुनते ही ग्रैंडमदर का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती हैं कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ, हेल्थी और खुश रहो। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, इसीलिए जो करो सोच समझ के करना। जोआन सुनकर स्माइल कर देती है। थोड़ी देर बाद वो सीधा जियांग यान के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी कंप्लेन क्यों की। जियांग भी अपनी फीलिंग्स छुपाता नहीं, वो कहता है मुझे डर लगता है, शी शाओ और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, मुझे लगता है कि तुम उसके करीब जाकर हर्ट हो जाओगी। जोआन उसकी बात समझती है, लेकिन वो कामली जवाब देती है, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें दोस्त भी हेल्प नहीं कर सकते। ये सुनकर जियांग उदास हो जाता है और उससे सॉरी कहता है। ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि जोआन उसकी इकलौती फ्रेंड है। उसके दिमाग में वो दिन याद आता है जब दोनों बचपन में पहली बार मिले थे। उस वक्त जियांग इसी रूफ पर बैठकर रो रहा था। पहले तो जोआन उससे लड़ती है, लेकिन फिर उसे वहाँ आने जाने की परमिशन दे देती है और वही दिन था जब उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। उसकी उदासी देखकर जोआन हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो कहती है ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, बस एक प्रॉमिस करो, आज के बाद मेरी कंप्लेन कभी नहीं करोगे। जियांग भी मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। उसी रात शी शाओ अपने घर के एक्वेरियम के पिक जोआन को वीचैट पर भेजता है और उससे पूछता है कि क्लब फेस्टिवल कितने बजे स्टार्ट होगा। इस बार जोआन रिप्लाई देने में हेजिटेट करती दिखती है। दिल ही दिल में कहती है कि क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। दिल में गिल्ट होने के बावजूद जोआन रिप्लाई करती है शाम 3:30 बजे। लेकिन शी शाओ को पता नहीं होता कि जोआन पहले ही चुपके से गोयान को भी फेस्टिवल में आने का इनविटेशन दे चुकी है। अगले दिन स्कूल का प्लेग्राउंड फैमिलीज से भरा हुआ होता है। हर तरफ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। जोआन अपनी दोस्त मैंग मैंग की फैमिली फोटो लेने में हेल्प करती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही होती हैं, लू शीशाओ। काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जोआन को लगता है कि शायद वो नहीं आएगा, और ऐसा ही होता है। सब अपने बैलून्स पर विशेस लिखकर उन्हें रिलीज भी कर चुके होते हैं, लेकिन शी शाओ का कुछ पता नहीं होता। और उसी मोमेंट दूर से जोआन को शी शाओ नजर आ जाता है और उसके हाथ में होते हैं एक दो नहीं कलरफुल बैलून्स का बहुत बड़ा बंच, और ये बैलून्स खरीदने की वजह से ही वो लेट हुआ था। वो मुस्कुराकर कहता है कि सोचो जितना ज्यादा बैलून्स होंगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी विशेस पूरी होंगी। ये देखकर जोआन की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन उसके दिल में एक और एहसास होता है, गिल्ट का, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी और शी शाओ की पहली मुलाकात किसी दोस्ती के लिए नहीं थी बल्कि बदले की नियत से थी। तभी अचानक से जोआन को दूर खड़ी गोयान दिख जाती है। ये देखते ही वो जल्दी से बिल्कुल रैंडमली शी शाओ को हक कर लेती है और उसे थैंक्स कहती है। ये सिर्फ वो गोयान को दिखाने के लिए करती है। अब गोयान भी यहाँ आ जाती है। शी शाओ का चेहरा उसे देखकर एकदम ठंडा पड़ जाता है। गोयान प्यार से उसकी तरफ बलून्स बढ़ाती है और उसका ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रे करती है, लेकिन शी शाओ उसकी तरफ देखकर ताना मारते हुए कहता है, ये सब मेरे लिए मत करो, बल्कि अपने खुद के बेटे के लिए करो। ये बात सुनकर गोयान कहती है कि तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो। जोआन ये सब कुछ चुपचाप देख रही होती है और अब शी शाओ जोआन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में जोआन शी शाओ से पूछती है कि क्या तुम अपनी स्टेप मदर से इतनी ज्यादा नफरत करते हो। शी शाओ कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, हाँ। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारे फादर को वो पसंद है। वो जवाब देता है कि उसके फादर को ऐसी औरतें पसंद हैं जो खूबसूरत हों, बात मानती हों और आसानी से कंट्रोल में आ जाती हों। जोआन फिर पूछती है कि अगर तुम्हारी स्टेप मदर कोई ऐसा काम करें जो तुम्हारे फादर को पसंद ना हो तो, जिस पर वो कहता है कि फिर वो उन्हें किसी फालतू चीज की तरह फेंक देंगे। ये जवाब सुनकर जोआन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसे वो कुछ सोच रही हो। शाम को जब स्कूल की सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, गोयान सीधा जोआन के अपार्टमेंट के बाहर आती है। कुछ देर बाद जोआन नीचे उतरती है। दोनों कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर सालों बाद जोआन अपनी बायोलॉजिकल मदर की आंखों में देखकर सिर्फ एक लफ्ज कहती है, मॉम। और इसी इमोशनल मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस अब मैं मिलूंगी इसके न्यू एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।